तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रिजवान खालिद और आप सब देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज 786। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वाक़यात का आगाज़ करने से पहले मैं छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाएगा और मेरी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएगी। मैं आप सबके भेजे गए वाक़यात को नरेट करता हूं और मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या आपके साथ कभी कोई पुरस्कार वाक़या पेश आया या आपने अपनी ज़िंदगी में कभी जिन या कोई ऐसा वजूद देखा हो। तो इसका जवाब है हाँ, और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरी ज़िंदगी के भी कुछ वाक़यात हैं। मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के वाक़यात सुनकर आप सब हैरान रह जाएंगे। उन वाक़यात में से एक वाक़या मैं अपनी लाइव में शेयर कर चुका हूँ। उस वक्त जो लोग मेरी लाइव को सुन रहे थे वो सब के सब हैरान रह गए थे। मैं उस वाक़े को भी आप सबके लिए एपिसोड में शामिल करूँगा। आप सब ने ये करना है कि इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है कि वो वाक़यात मैं किस अंदाज में शेयर करूं। जैसे मैं स्टोरी को नरेट करता हूं वैसे करूं या पॉडकास्ट वाले अंदाज में करूं। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने के बाद अपनी ज़िंदगी के वाक़यात आप सब से शेयर करूंगा और उस एपिसोड में सिर्फ अपने वाक़यात सुनाऊंगा जिनको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। अब आगाज़ करते हैं आज के वाक़यात का। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज के वाक़यात दिल दहला देने वाले हैं। तो जल्दी से अपने आसपास हिसार बांध लें और आयतल कुर्सी पढ़ लें क्योंकि कहा जाता है कि जब इन मखलूक़ात का जिक्र होता है तो ये बड़ी दिलचस्पी से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। आज की एपिसोड का पहला वाक़या गुलाम अब्बास ने भेजा है जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम गुलाम अब्बास है और मैं इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ। ये वाक़या मेरे साथ 2018 में पेश आया था जब हमारे ऑफिस के एक कोलीग के फादर का इंतकाल हो गया था। उनका नमाज जनाजा इस्लामाबाद के मशहूर कब्रिस्तान H11 में रखा गया था जो बाद नमाज इशा था। उन दिनों शदीद सर्दी थी। उस जनाजे में हमारे ऑफिस के और लोग भी शामिल थे जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। हम सब जनाजा पढ़ने के बाद मैयत को कब्र की तरफ ले जा रहे थे। कुछ ही देर में मैयत की तदफीन कर दी गई जिसके बाद वहां मौजूद लोग अपने अपने घर जाने लगे। तब मेरे साथ मेरे ऑफिस का एक बहुत करीबी दोस्त था जिसकी वालदा का साल पहले इंतकाल हुआ था। मेरे उस दोस्त के वालदा की कब्र भी उसी कब्रिस्तान में थी। हमारा इरादा था कि यहाँ से फारिग होकर हम उसकी वालदा की कब्र पर जाएंगे और उनके इस साले सवाब के लिए फातिहा पढ़ेंगे। सर्दियों की रातें थीं, ठंडी हवा थी जिसकी वजह से सब लोग वहाँ से जा चुके थे। वहाँ से फारिग होने के बाद मैं अपने दोस्त के साथ उसकी वालदा की कब्र पर जा रहा था। तब रात के 10 बजे के करीब का वक्त था। शहर खामोशा में उस सर्द रात में काफ़ी सुकून की लहर थी। मेरे उस दोस्त की वालदा की कब्र कब्रिस्तान के दूसरी तरफ थी जहां हमें पहुंचते पहुंचते 20 मिनट लग गए थे। कब्रिस्तान के उस एरिया में तब हमारे अलावा कोई और मौजूद नहीं था। हम कब्र पर पहुंचे और फातिहा करने लगे। जब हम फातिहा कर रहे थे हमें बाकायदा महसूस हो रहा था जैसे हमारे पीछे कुछ ही फासले पर कोई कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है। वो आवाज़ एक ऐसी आवाज़ थी जो अक्सर मदरसों से आती है। जब एक बड़ी तादाद में बच्चे कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तब बिल्कुल वैसी आवाज़ आती है। लेकिन हम एक सुनसान कब्रिस्तान में इस आवाज़ को बाकायदा सुन पा रहे थे और आसपास कोई मदरसा भी नहीं था और ये आवाज़ हमारे बहुत करीब से आ रही थी। वो आवाज़ बिल्कुल ऐसे थी जैसे हमारे पीछे झाड़ियों में ही बहुत से बच्चे बैठकर कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हों। उस तिलावत की आवाज़ को हम दोनों सुन पा रहे थे। हम दुआ के लिए आमीन करने लगे। हमें एक रोशनी नजर आने लगी। वो रोशनी इतनी तेज थी, उसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा जैसे सर्दियों में एक बड़ी तादाद में लकड़ियां जलाते हैं। जब सब लकड़ियां आग पकड़ती हैं तो एक बड़ी आग भड़कती है। वो रोशनी बिल्कुल वैसे थी और ठीक हमारे पीछे से आती हुई दिखाई दे रही थी। उस रोशनी की वजह से आसपास के दरख्त और कब्रें बाकायदा नजर आने लगी थी। हम समझ रहे थे कि कब्रिस्तान में कोई आग जला रहा है।
जब हम फातिहा मुकम्मल करने के बाद पीछे मुड़े तो ये देखकर हैरान रह गए कि वो रोशनी ठीक हमारे पीछे मौजूद कब्रों से निकल रही है। अब उस रोशनी के साथ हमें एक खुशबू महसूस होने लगी थी जो उस पूरे कब्रिस्तान की फिजा में आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी। मैंने अपने उस दोस्त की तरफ सवालिया अंदाज में देखा जिस पर उसने मुझे खामोश रहने का इशारा किया। जब हम उस जगह से दूर आ गए तो वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता थम गई, लेकिन उस रोशनी के साथ आने वाली खुशबू मुझे उस कब्रिस्तान की पार्किंग तक आती रही। हम लोग चुपचाप गाड़ी में बैठे और घर आ गए। अगले रोज जब मैं अपने उस दोस्त से मिला तो उससे मैंने पिछली रात वाला माजरा पूछा क्योंकि उसके तासुरात बता रहे थे जैसे वो इस बारे में जानता है। फिर मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि उसकी वालदा की कब्र के पीछे हाफिज बच्चों की कब्रें हैं और उसने एक हैरान कर देने वाली बात बताई कि उसका जब भी रात में चक्कर लगता है तो वो ये सब चीजें महसूस करता है, लेकिन उसे आज तक इस सब से कोई डर नहीं लगा बल्कि उसे एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। मेरे उस दोस्त ने मुझे बताया कि जब उसके साथ ये मामला पहली बार पेश आया था तो उसने ये सारा माजरा कब्रिस्तान के गोरकन से डिस्कस किया था, जिस पर उस गोरकन ने बताया था कि उसे यहाँ आए हुए 10 साल हो गए हैं। जब वो यहाँ आया था तब ये कब्रें पहले से मौजूद थीं। उस गोरकन ने कई बार यहाँ रोशनियाँ देखी हैं और कुरान मजीद की तिलावत को सुना है। उसे सिर्फ इतना पता है कि ये कब्रें हाफिज बच्चों की हैं। ये कितनी पुरानी है ये बात वो भी नहीं जानता। ये मेरी जिंदगी का एक नाकाबिले फरामोश वाक़या है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वाक़े को अपनी एपिसोड में शामिल करेंगे। अल्लाह सुब्हाना व तआला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, उनके आने वाली हर मंजिल को आसान फरमाए और हमें भी नेक अमाल और 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अब इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले वाक़े की जानिब जो समन खालिद ने रावलपिंडी से भेजा है। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम समन खालिद है और मैं रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखती हूँ। ये वाक़या आज से काफ़ी पुराना है जब मैं अपने गांव अपनी नानी के घर कुछ दिनों के लिए रहने गई हुई थी। मेरी नानी का घर गुजरात से आगे एक छोटे से गांव जलालपुर जटा में है। उस घर के बारे में बताती चलूं कि मेरी नानी के उस घर में जिन्नात रहते हैं। उस घर में जो कोई भी मेहमान बनकर जाता है वो जिन्नात ज़रूर उसको तंग करते हैं और ख़ासकर रात में वो जिन्नात घर आए मेहमान को सुकून से नहीं सोने देते। मैं उस रात अपनी नानी के घर सो रही थी। आधी रात के वक्त मुझे उस घर से किसी के चीखने की आवाज़ें आने लगीं और मैं वो आवाज़ें सुनकर नींद से उठ गई। वो आवाज़ें घर के अंदर से आ रही थीं जो सिर्फ मुझे सुनाई दे रही थीं क्योंकि वो आवाज़ें इतनी तेज़ थीं अगर वो मेरे अलावा किसी को भी आती तो वो ज़रूर मेरी तरह नींद से उठ जाता। मुझे वो आवाज़ें सुनकर काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि मैं जानती थी कि ये सब इस घर में रहने वाले जिन्नात कर रहे हैं। मैंने दोबारा सोने की कोशिश की और मुझे फिर से नींद आ गई। कुछ देर गुजरने के बाद एक अजीब सी आवाज़ को सुनकर फिर से मेरी नींद कच्ची हो गई, लेकिन अब की बार वो आवाज़ चीखने की नहीं बल्कि किसी के गुनगुनाने की थी, जैसे कोई मेरे कमरे में गुनगुना रहा हो। जब मैंने नींद में करवट बदली तो मुझे बाकायदा महसूस हुआ जैसे कोई वजूद मेरे सर वाली साइड पर मेरे बिल्कुल करीब खड़ा है और गुनगुना रहा है। वो जो कोई भी चीज़ थी मैंने उससे महसूस कर लिया था कि कोई मेरे कमरे में मेरे सर के करीब खड़ा है, लेकिन मैंने अपनी आंखें बिल्कुल नहीं खोली और बंद ही रखी। वो आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली गई। मुझे बहुत शदीद डर लग रहा था, लेकिन मैं आंखें बंद करके खामोश होकर लेटी रही। कुछ ही लम्हों में उस वजूद ने मेरा नाम लेना शुरू कर दिया। वो चीज़ बार बार मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रही थी। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने एक जोरदार चीख मारकर रूम की लाइट ऑन कर दी। जब मैंने लाइट ऑन की तो मेरे कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। मेरी इस आवाज़ से घर का कोई फर्द नींद से नहीं उठा। मैं अपने बिस्तर पर लेट गई और मेरी तबीयत खराब होने लगी। काफ़ी देर जागने के बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। वैसे तो मैं सुबह जल्दी उठने की आदी हूँ, लेकिन उस सुबह मैं देर तक सोई रही। मेरी नानी के घर सुबह के वक्त कोई भी मौजूद नहीं था, सब कामों से बाहर गए हुए थे। मेरी नानी घर के कामों में मसरूफ थीं। वो काम करते करते घर के एक कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने देखा कि मैं सामने खड़ी हूँ और बहुत गुस्से से उनको घूर रही हूँ। मेरी नानी को मेरा ऐसा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जब वो दूसरे कमरे में दाखिल हुई तो उन्होंने देखा कि मैं तो अपने बेड पर गहरी नींद सो रही हूँ। जब वो वापस मुड़ी तो मेरा रूप धारने वाली वो लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। असल में वो कोई और चीज थी जो मेरा रूप धारे उस घर में घूम रही थी। मेरी नानी का घर इंतहाई पुरस्कार है और ये बात हमारे पूरे खानदान को पता है और वहाँ आए दिन ऐसे वाकयात सामने आते रहते हैं।
अब इसी के साथ बढ़ते हैं आज की एपिसोड के आखिरी वाक़े की जानिब, जो वकार ने फैसलाबाद से भेजा है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम वकार है और मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है। मैं फैसलाबाद के एक रेस्टोरेंट में मैनेजर हूँ। ये बात तब की है जब मेरी इस रेस्टोरेंट में जॉब हुई थी। मुझे यहाँ काम करते हुए 1-2 माह का अरसा गुजरा था कि यहाँ एक ऐसा कस्टमर आया जो वक्त के साथ साथ मेरे करीब होता चला गया। वो एक नौजवान लड़का था जिसकी उम्र 26 साल के आसपास थी। मेरी उससे गहरी दोस्ती हो चुकी थी। वो जब भी रेस्टोरेंट पर आता था हमेशा चिकन ऑर्डर करता था, और जब वो मुझे रेस्टोरेंट से बाहर मिलता था तब भी वो चिकन ही खा रहा होता था। वो हमारे इस रेस्टोरेंट पर इतना ज्यादा आने लग गया था कि जब रेस्टोरेंट ओपन होता था तब वो पहले से बाहर मौजूद होता था, और जब रेस्टोरेंट को बंद करने का वक्त आता तो वो लड़का हमारे साथ ही उस रेस्टोरेंट को बंद करवा कर जाता था। मेरी रिहाइश तब उसी रेस्टोरेंट के ऊपर मौजूद एक कमरे में हुआ करती थी, जो कि रेस्टोरेंट वालों ने दी हुई थी। हम लोग कुछ देर बाहर रुककर बातें करते, जिसके बाद वो अपने घर चला जाता था और मैं अपने रूम में जाकर सो जाता था। मेरी उससे गहरी दोस्ती हो चुकी थी। वो मेरे बारे में सब कुछ जानता था। वो मुझसे ऐसी ऐसी बातें कर जाता था जिसका मैंने उससे जिक्र भी नहीं किया होता था, और बाद में मैं हैरान होता था कि ये सब बातें इसको कैसे पता हैं जिसका मैंने इससे जिक्र भी नहीं किया। लेकिन अपने बारे में उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया था। यहाँ तक कि मैं ये भी नहीं जानता था कि वो कहाँ रहता है। जब भी मैं उससे उसके घर या उसकी फैमिली के बारे में पूछता था तो वो हमेशा बात बदल देता था। मैं कहीं भी जाता था वो लड़का वहां मुझसे पहले पहुंच जाता था, जबकि उसे पता भी नहीं होता था कि मैंने वहां आना है। चाहे वो जगह घंटों के फासले पर ही क्यों ना हो, वो लड़का वहां पहले से मेरा मुंतजिर होता था। और ये बात मुझे गहरी सोच में डाल देती थी कि इससे कैसे पता होता है कि मैं यहाँ आने वाला हूँ, और ये इतना लंबा सफर तय करके कैसे यहाँ आया। ये कुछ सवाल होते थे जो मेरे दिमाग में चलते थे। उन दिनों 2 बार मेरा किसी से झगड़ा हुआ, और जिनसे मेरा झगड़ा हुआ बाद में उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसका मैं यहाँ जिक्र भी नहीं कर सकता। ऐसे ही वक्त गुजरता गया, लेकिन अब एक बात काफी अजीब हो चुकी थी। पहले मैं 5 वक्त का नमाजी हुआ करता था, लेकिन जब से मेरी उस लड़के के साथ दोस्ती हुई मैं बेनमाजी हो चुका था। मैं खुद पर काफी बोझ महसूस करने लगा था। मुझे अपनी तबीयत बहुत भारी महसूस होने लगी थी। मैंने एक दिन ये सारा माजरा अपने एक पुराने दोस्त को सुनाया, जिस पर वो मुझे एक आमिल साहब के पास दम करवाने ले गया। जब हम उन आमिल साहब के पास पहुंचे तो उन्होंने मुझे दम किया और साथ एक तावीज देकर बोले कि इसे कभी अपने गले से मत उतारना। मैंने जैसे ही वो तावीज पहना मेरे जिस्म और सर का बोझ फौरन चला गया, ऐसे जैसे था ही नहीं, और मैं अपनी तबीयत को अब काफी हल्का महसूस कर रहा था। अब इसमें हैरान कर देने वाली बात ये थी कि मेरा वो दोस्त जो हर वक्त मेरे साथ साए की तरह होता था, वो अचानक लापता हो गया था। उसकी कोई खैर खबर नहीं थी। उस तावीज के पहनने के बाद उसने रेस्टोरेंट पर भी आना छोड़ दिया और जगह जगह दिखाई देना भी बंद कर दिया। कुछ दिन गुजरने के बाद एक रोज जब मैं नहाकर रेस्टोरेंट जाने के लिए तैयार हो रहा था, तब मैं अपना तावीज वॉशरूम भूल आया था। मैंने अपनी खिड़की से देखा कि वो लड़का नीचे खड़ा है और मेरे रूम की तरफ देख रहा है। मैं उसको ऐसे अचानक से देखकर बहुत खुश हुआ और उसे खिड़की से आवाज देकर कहा कि 2 मिनट रुको, मैं बस अभी आया। और मैं भागकर वॉशरूम गया और अपना तावीज पहनकर जब नीचे पहुंचा तो वहां वो लड़का तब नहीं था। ये देखकर मुझे काफी अजीब लगा। उस दिन से लेकर आज तक वो लड़का मुझे दोबारा कभी नहीं दिखा। वो तावीज अब भी मेरे गले में है और मुझे आमिल साहब ने सख्ती से मना किया है कि इस तावीज को भूल कर भी मत उतारना। अगर तुमने इसे उतारा तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। आमिल साहब ने बताया था कि जो लड़का दोस्त बनकर तुम्हारे साथ रहा वो इंसानों में से नहीं था, बल्कि वो एक हिंदू कबीले का जिन था। मैं गुलाम अब्बास, समन खालिद और वकार का दिल से शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और अपनी जिंदगी के वाकयात हम तक पहुंचाए। अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मजीद एपिसोड्स आती रहें तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बहुत बहुत जरूरी है। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आप सब नीचे दिए गए नंबर पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जल्द ही नए एपिसोड के साथ हाजिर हूंगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।